Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now this is our lecture number 6 regarding depreciation. Lecture number 4, 5 जो थे उसमें हमने बात की थी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की. अब यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 6 है इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे. लेकिन जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी साथ साथ बढ़ती जाएगी. तो जो लेक्चर 4 में था वो हमने बहुत लाइट से क्वेश्चन लिया था. लेक्चर 5 में उससे थोड़ा सा डिफरेंट लिया था कि जिसमें हमने बात की थी कि हमने टाइम अपॉर्चुनिट करनी है. ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर अगर एसेट परचेज होता है तो जितने मंथ्स वो यूज़ होगा हम उसको उतने मंथ्स ही डेप्रिसिएट करेंगे. लेकिन अब जो लेक्चर 6 है यानी जो थर्ड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटल मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसमें हम ये करना है कि हम दो मशीन्स को लेके चलेंगे और जो मशीन है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज होगी और फिर एक मशीन उसमें से सेल हो जाएगी. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज एक तो बात क्या है कि हमने मशीन को सेल करना है. जब मशीन को सेल करेंगे तो मशीन को सेल करने पर या तो हमें गेन होगा या हमें लॉस होगा. एक बात वो हमने कैलकुलेट करना है. जो दूसरी बात ये है कि हमने दो मशीन्स लेके चलनी है, मतलब एक मशीन ऑलरेडी होगी, एक हम ड्यूरिंग द ईयर एक हम मतलब ड्यूरिंग जो फॉर एग्जाम्पल जो पहली मशीन हमारे पास है वो कुछ यूज़ होगी अरसा 2-3 साल यूज़ होगी, उसके बाद हम एक और मशीन परचेज़ करेंगे तो दो मशीन्स को हम लेकर चलेंगे. ठीक है, और एक मशीन उसमें से हम क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे. तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ 9, पेज नंबर है बुक का 251. ठीक है, और हम फॉलो करें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को आईकॉम पार्ट 2 और जो राइटर है उसके सोहेल अफजल एंड मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि ए एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1,60,000 और कब परचेज हुई, यकम जुलाई 2001. ठीक है, तो 1 जुलाई 2001 को मशीन परचेज हुई दैट वाज फॉर ₹1,60,000. द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर ऑन 30 जून 2004. अब परचेज कब हुई थी, यकम जुलाई 2001 को, और इट वाज ऑन 30 जून 2004 इट वाज सोल्ड फॉर ₹70,000. यानी कि यकम जुलाई 2001 को परचेज़ हुई और 30 जून 2004 को ये मशीन सेल आउट हो गई. परचेज़ हुई थी 1,60,000 की और सेल हुई कितने की, 70,000 रुपीज़ की. एंड न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹1,80,000 ऑन द सेम डेट. और जो न्यू मशीन यानी M2 जिसको हम ट्रीट करेंगे, मशीन 1 को हम M1 ट्रीट करेंगे, मशीन 2 को हम M2 ट्रीट करेंगे. तो जो मशीन न्यू परचेज़ की उसकी डेट क्या थी, 30 जून को. मतलब जिस डेट को हमने पहले वाली मशीन सेल की उसी सेम डेट को हमने न्यू मशीन परचेज़ की. और जो न्यू मशीन परचेज़ की थी दैट वाज फॉर ₹1,80,000 ऑन द सेम डेट यानी 30 जून 2004. इसके बाद depreciation is charged at the rate of 15% per annum on original cost method या fixed installment method, या फिर हम कह सकते हैं इसको एक continuous method, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि original cost method, या फिर जो straight method है. ठीक है, ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कैसे इसको ट्रीट करना है. हमारे पास दो मशीन्स हैं. एक मशीन M1 है, हमने मशीन M1 ट्रीट की, इसको हमने परचेज़ किया, परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 2001 और ये परचेज हो गई. और कितने की परचेज हुई थी, फॉर ₹1,60,000. ठीक है, इसके अलावा हमने इस पे क्या करना है, जो डिप्रिसिएशन रेट दैट इज़ 15%. और यही मशीन जो है ये हमने सेल आउट कर दी कब, मशीन M1 sold for ₹70,000 on 30th June 2004. तो ये डेट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये डेट और ये डेट हमने परचेज और सेल की है. और M2 मशीन 2 हमने परचेज्ड ऑन 30th June 2004 और कितने रुपीज़ की हमने परचेज़ की, 1,80,000 की. तो ये हमारे पास डाटा है. और जो यूज़फुल लाइफ है हमें 2001 से लेके यानी हमें अकाउंट्स बनाने हैं 2001 से 2004 तक. ठीक है, हमें ये हमारे पास टाइम पीरियड है. तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन की
कुछ इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट करना है। पहले हम क्या करेंगे कि जो मशीन M1 है उस पर 6 मंथ की जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2001 की, फिर 2002 और 2003 के अंदर वो फुल ईयर डिप्रिसिएट होगा, और 2004 के अंदर वो दोबारा 6 मंथ डिप्रिसिएट होगा, बिकॉज 6 मंथ के बाद वो क्या हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। अब हम जरा कर लेते हैं इसको कि देखिए 1 जुलाई तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन कब होगा, 31 दिसंबर 2001। इसको हमने डिप्रिसिएशन करनी है, और कितनी वैल्यू है एसेट की, 1,60,000। इसका पर रेट है दैट इज़ 15%, मल्टीप्लाई विद 6 डिवाइडेड बाय 12। ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 इंटू 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो दिस इज इक्वल टू 12,000। तो 12,000 हमारे पास क्या होगी, 12,000 पर एनम। ठीक है, आप पर एनम कर दें कि पर ईयर ये होगा, मतलब 12,000 पर एनम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा हमारे पास कि 12,000 हमारे पास इस साल की है। ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास 6 मंथ की बात है और टोटल ईयर की बात होगी, तो दैट इज इक्वल टू 24,000 पर एनम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये बात हो रही है मशीन M1 की, M1 की डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2002, वो भी क्या होगा हमारे पास, सिंपली कैलकुलेट होगा 1,60,000 इंटू 15%, एंड दिस इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 15%, दिस इज इक्वल टू 24,000 पर एनम। सिमिलरली जो ईयर 2003 होगा उसमें भी क्या होगी, वैल्यू हमारे पास 24,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 31 दिसंबर 2003 दैट इज आल्सो इक्वल टू 24,000, बिकॉज सेम डिप्रिसिएशन होती है पर ईयर इन केस ऑफ स्ट्रेटल मेथड। तो हमारे पास ये भी क्या होगी, वैल्यू 24,000। और जो हमारे पास 2004 में, मतलब 2004 में क्या होगा कि हमने एसेट को यूज़ किया कितना, फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ की डिप्रिसिएशन अगेंस्ट चार्ज होगी, दैट इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 30 जून 2004, अब ये किस से रिलेट कर रहे हैं, मशीन 1 से बात कर रहे हैं। ठीक है, मशीन 1 की बात कर रहे हैं, तो 1,60,000 कॉस्ट पे चार्ज होगा रेट, बिकॉज टोटल मेथड है हमारे पास, दिस इंटू 6/12, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये दोबारा हमारे पास क्या वैल्यू है, दैट इज़ 12,000। ठीक है, अब हमारे पास जो मशीन 1 है इस पर गेन हुआ या मशीन 1 पर हमें लॉस हुआ, वो हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास जितनी मशीन जितने साल यूज़ हुई, जितना पीरियड यूज़ हुई, हमने उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अब इस पर गेन या लॉस कैसे फाइंड करना है, इंतहाई सिंपल वे में। अब यहाँ पे हम ज़रा कर लेते हैं इसमें गेन या लॉस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन M1, यानी जो फर्स्ट मशीन है उस पर गेन हुआ या लॉस हुआ। अब गेन या लॉस फाइंड करने का इंतहाई सिंपल तरीका है। हम देखेंगे जो एसेट है हमारे पास, जो मशीनरी है, इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, फिर जितना अरसा यूज़ हुआ उतने अरसे में टोटल कितनी डिप्रिसिएशन हमने चार्ज की पर ईयर। ठीक है, कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 यूज़ हुआ, तो इन चारों ईयर की डिप्रिसिएशन को हम क्लब अप करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है, बिकॉज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इनटू मतलब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर जाके क्लोज होगा, तो जितनी ईयर्स की डिप्रिसिएशन होगी वो हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट होगी इनटू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम कॉस्ट में से उस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट को, जो कि 4 साल जितना अर्सा यूज़ हुई ये मशीन, उन तमाम की डिप्रिसिएशन का क्या होगा, एक कम्बिनेशन होगा,
उसको कॉस्ट प्राइस में से लेस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द कैरिंग वैल्यू, यानी वो वैल्यू होगी जो हमारी बुक्स के अंदर उस वैल्यू की एट द टाइम ऑफ सेल जो है उस एसेट की वैल्यू थी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि कॉस्ट प्राइस रुपीज़ है, कॉस्ट मेरे पास इस एसेट की दैट वाज इक्वल टू 1,60,000, इसमें से मैं लेस करूँगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगी कि तमाम जितने साल ये यूज़ हुआ तमाम सालों की डिप्रिसिएशन को मैं एक्यूमुलेट करूँगा, इकट्ठे करूँगा। तो हमारे पास क्या है कि जो ईयर 1 है यानी 2001 में जो डिप्रिसिएशन थी दैट वाज 12,000, फिर हमारे पास 24,000 और फिर हमारा 24,000 और फिर दोबारा क्या है कि ईयर 4 में 12,000। ठीक है, फिर एसेट क्या हो गया, सेल हो गया था। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट क्या है 160,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी बनती है ये हम लेस कर लेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस इज इक्वल टू 72,000। अब 72,000 को हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से लेस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 160 में से अब इसको लेस कर, दिस इज इक्वल टू 88,000। अब 88,000 का मतलब क्या है, दिस इज कैरिंग वैल्यू, दिस इज कैरिंग वैल्यू। अब कैरिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर एसेट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मूव करता है, यानी जिस वैल्यू पर एसेट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू। अब हमारे पास ये क्या है, कैरिंग वैल्यू है, मतलब ये है कि जब एसेट को हमने सेल आउट किया, जब एसेट को हमने सेल आउट किया यानी बिजनेस में सेल आउट किया तब उस एसेट की वैल्यू बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितनी थी 88,000। अब कितने का सेल हुआ, डिस्पोजल, सेल मतलब डिस्पोजल, डिस्पोजल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, हमने एसेट को कितने का सेल किया था 70,000 का, दैट इज इक्वल टू 70,000। अब ये हम कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब ये है कि इसके साथ तो 18,000 का क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ M1। अब M1 क्या था, मशीन 1, तो जो मशीन 1 हमने सेल की उस पर हमें इतने का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, क्यों लॉस हुआ, बिकॉज मेरे पास जो एसेट था, जो मशीनरी थी बिजनेस के पास, उसकी वैल्यू क्या थी 88,000। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड है कि जो एसेट है वो इतनी का है, लेकिन हमने सेल कितने किया 70,000 का। मतलब ये है कि एसेट कम वैल्यू पर सेल हुआ, जितने पैसे सेल होना चाहिए था उससे कम वैल्यू पर सेल हुआ, तो इसका मतलब एक ये है कि बिजनेस को लॉस हुआ ऑन डिस्पोजल ऑफ दैट एसेट। कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास है मार्कर, मैंने परचेज के जितने का मैंने इस्तेमाल किया तो अल्टीमेटली अभी भी स्टिल इसकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज मैं कहता हूँ 20 रुपीज़ है, लेकिन मैंने इसको मार्केट में सेल किया अगर 15 रुपीज़ का, तो मतलब ये कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या थी 20 रुपीज़। मैंने जब इसको सेल किया मार्केट के अंदर तो कितने का सेल किया 15 रुपीज़ का, तो इसका मतलब है कि 5 रुपीज़ मुझे इस पर लॉस हुआ। अब इसी एग्जांपल को हम गेन की तरफ लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 रुपीज़ का मार्केट था, मैंने मार्केट में सेल कर दिया 30 का, तो मतलब ये है कि मुझे 10 रुपीज़ का इस पर गेन हुआ। तो यही सिचुएशन है यहाँ पर भी कि मशीनरी की जो वैल्यू थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन में वो थी 88,000। ठीक है, लेकिन मशीनरी हमने सेल कितनी की, यानी बिजनेस ने सेल कितनी की, दैट इज़ फॉर रुपीज़ 70,000। तो इसका मतलब है कि 18,000 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी बिजनेस को लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन M1। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मशीन M2 है, अब सेम डेट पर, जिस डेट पर ये मशीन सेल हुई उसी डेट पर हमने न्यू मशीन अक्वायर की यानी परचेज की, और उसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज फॉर रुपीज़ 1,80,000। उसको भी हम डिप्रिसिएट करेंगे M2 कैलकुलेशन, मशीन 2 कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन में क्या होगा कि डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे कब, एक 30 जून 2004 के अंदर। ठीक है, तो 30 जून डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2004। अब 2004 को हम डिप्रिसिएट करेंगे इसको, तो कितने डिप्रिसिएट होगी, बिकॉज ये 30 जून को परचेज हुई तो अल्टीमेटली फॉर 6 मंथ डिप्रिसिएट होगी, और इसकी वैल्यू क्या है 1,80,000 इंटू 15% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। दिस इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 15% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12।
दिस इज इक्वल टू 13,500। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू आ गई 13,500। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि मशीन M2 जो है वो भी डिप्रिसिएट हो गई। जो गेन या लॉस हमने कैलकुलेट करना था मशीन M1 पर, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अल्टीमेटली क्या है करना है कि हमने इसको जो मशीनरी अकाउंट है उसके अंदर इसकी पुटिंग करनी है। अब पुटिंग कैसे करनी है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मशीनरी अकाउंट का जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 4, उसके अंदर ये हमने अकाउंट बनाया था। इसी को हम दोबारा डील कर लेते हैं। हमारा पहले कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर रुपीज़ का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, और फिर रुपीज़ का कॉलम होगा। ठीक है, अब पुटिंग कैसे करनी है, अब पुटिंग इस तरह करनी है कि बिकॉज जब हम मशीन को परचेज करेंगे, जब मशीन को परचेज करें तो अल्टीमेटली हमारा पास एसेट इंक्रीज होगा, और बैंक के थ्रू अगर चेक के थ्रू पे करें तो मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा। और एसेट डिक्रीज होगा तो रूल कहता है वो क्रेडिट, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो रूल कहता है वो डेबिट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम मशीन को परचेज करेंगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एंट्रीज की हैं इसकी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब मशीनरी अकाउंट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बना लेता हूँ कि मशीनरी अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट। अब कितने से परचेज की थी हमने, 1,60,000 की, ये और इस तरह। ठीक है, और इसके अलावा हमने डिप्रिसिएशन इसकी चार्ज की, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा विद रुपीज़ फर्स्ट ईयर में 12,000 से, और इससे हमारी मशीनरी की जो वैल्यू वो डिक्रीज होती है। तो मशीनरी हमारे पास एसेट है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज़ फॉर रुपीज़ 12,000। ठीक है, तो अब इनको पोस्ट कर रहे हैं सिंपल जैसे जर्नल की पोस्टिंग होती है लेजर्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, मशीनरी अकाउंट क्या है और डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट ये है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे विद रुपीज़ 1,60,000, और अल्टीमेटली हमारा से डेट क्या है, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2001। ठीक है, एग्जैक्टली, और क्या है बिकॉज ऑफ बैंक अकाउंट। इसके अलावा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने किया कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस में मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट, तो हमने वैल्यू रिकॉर्ड कर देनी है क्रेडिट साइड पर फॉर रुपीज़ 12,000 एंड बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने देखने कौन सी साइड बड़ी है, तो ऑब्वियसली जो ये डेबिट साइड है वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे कि 1,60,000 क्या करेंगे, देंगे दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड करेंगे, 1,60,000 इस तरफ और 1,60,000 इसी तरफ। ठीक है, हमने दोनों साइड्स पर सेम वैल्यू रिकॉर्ड कर दी, बैलेंसिंग कर दी। अब अल्टीमेटली ये साइड तो ठीक है 160, लेकिन 12,000 में हम क्या ऐड करेंगे 160 बने, तो अल्टीमेटली अगर हम 148,000 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 160,000। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन, COD स्टैंड्स फॉर कैरी डाउन। ठीक है, अब वही चीज़ नेक्स्ट ईयर में बैलेंस brought on, that is for rupees 1,48,000। ठीक है, जो बैलेंस कैरी डाउन है इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो मशीनरी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू क्या थी 1,48,000, और एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर जो मशीनरी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू क्या थी, यानी फाइनेंशियल पोजीशन पर वैल्यू क्या थी 1,48,000। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 31 दिसंबर 2001, और इसके अलावा ये जो है 1 जनवरी 2002। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे 31 दिसंबर 2002, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 24,000 का था, ये चीज़ हो गई। अब अल्टीमेटली जो डिफरेंस है दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर जो वैल्यू बड़ी है वही रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ 148,000, यहाँ पर भी 148,000। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं कि 148 माइनस 24,000, दिस इज इक्वल टू 124,000। दिस इज कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन COD, मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो फाइनेंशियल पोजीशन पर मशीनरी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 124,000। अब एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर जो वैल्यू होगी दैट इज बैलेंस ब्रॉड ऑन, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, दैट इज फॉर रुपीज़ 124, और ये कब की है, 1 जनवरी 2003।
यहाँ पर क्या होगा 31 दिसंबर 2003, ठीक है। और कितनी वैल्यू होगी दोबारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, और कितने से 24,000 से, ठीक हो गया। अब ये है कि इसके बाद हम दोबारा करेंगे वही कि जो साइड बड़ी है उसकी अमाउंट दोनों तरफ, और जो साइड शॉर्ट है यानी कम है, डिफिशिएंसी है, वो कितनी है वो रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। दिस 1,24,000, यहाँ पर भी 1,24,000, ठीक है। दोबारा इसमें से 24,000 अगर लेस करें तो दिस इज इक्वल टू हमारा उसके 1 लिखा जाता है। दिस इज बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फाइनेंशियल पोजीशन या जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट की वैल्यू क्या है 100,000, और इसी को हम करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से 100,000 से, और ये डेट क्या है 1 जनवरी 2004, ठीक है। अब हमने क्या किया 2004 के अंदर हमने बात की कि हमने एक और मशीन परचेज़ की, और जो पहले वाली मशीन चल रही थी उसको हमने क्या कर दिया सेल आउट कर दिया। अब जब हमने सेल किया तो कितने का सेल किया था 70,000 का, तो जब भी मशीन सेल होगी तो कैश रिसीव होगा, कैश क्या होगा रिसीव होगा, और जो एसेट है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली रूल कहता है क्रेडिट, और अगर एसेट इंक्रीज हो तो रूल कहता है वो डेबिट। तो कैश हमारा एसेट है, मशीन भी हमारा एसेट है, तो कैश एसेट इंक्रीज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट विद ₹70,000। अल्टीमेटली जो मशीनरी अकाउंट है वो डिक्रीज होगा, और कितने से 70,000 से, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या हुआ लॉस हुआ, हमें क्या हुआ लॉस, अगर लॉस हो तो लॉस की नेचर क्या एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और कितने का लॉस हुआ 18,000 का, 18,000 लॉस डेबिट हो गया। और लॉस की वजह से जो मशीन है उसकी वैल्यू क्या होती है डिक्रीज हो गई, तो मशीनरी अकाउंट एसेट डिक्रीज होगा तो रूल कहते हैं वो क्रेडिट फॉर ₹18,000, क्लियर है। अब इसी को ये कब की है, और एक और हमने मशीन परचेज़ की, तो जो मशीन परचेज़ की उसकी एंट्री हमने यही करनी है कि हमने क्या करनी है ये मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और वो कितने से मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट दैट इज फॉर ₹1,80,000, ठीक है 1,80,000 से। अब हमने काम किया कि हमने मशीन को यहाँ पे सेल आउट कर दिया और कैश हमने रिसीव किया, तो सिंपल जर्नल इनटू लेजर्स, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट विद ₹70,000, तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूंगा 70,000 बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मशीनरी की वजह से मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी मशीनरी को सेल करने पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इस वजह से मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, तो अल्टीमेटली मशीन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट विद ₹18,000, तो मैं इसको भी यहाँ पर क्या कर दूंगा 18,000 से क्रेडिट, और बिकॉज ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी जो भी है, या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। इसके अलावा क्या होगा कि हमने कुछ इसी साल हमने एक और मशीन परचेज़ की थी, और वो जो मशीन जो परचेज़ की थी वो 1,80,000 की परचेज़ की थी। तो परचेज़ करेंगे तो अल्टीमेटली मशीनरी अकाउंट हमारे पास क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो बैंक है या कैश है वो हम क्या कर देंगे पे कर देंगे, और कितनी वैल्यू पे करेंगे 1,80,000। और अब देखें 2004 के अंदर हमने एक तो मशीन M1 को डिप्रिसिएट किया 6 मंथ, और जो एक दूसरी मशीन है M2 उसको भी हमने क्या किया 6 मंथ डिप्रिसिएट किया, तो दोनों की डिप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे एड अप कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास मशीन M1 है और M2 इनकी जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास वो कितना बनता है, मशीन M1 का था हमारे पास 12,000, और M2 जो है इसको हमने डिप्रिसिएट किया था कितना 13,500, 13,500, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 12,000 प्लस 13,500 दिस इज इक्वल टू 25, दिस ये चीज़ हमारे पास होगी। अब ये टोटल डिप्रिसिएशन है फॉर द 4th ईयर, तो हम क्या करेंगे डिप्रिसिएशन
expense that is equal to 25,500। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये साइड कितनी है और वो साइड कितनी है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 2,80,000, ये 2,80,000 होगी। इसके बाद यहाँ पर भी 2,80,000, जो साइड बड़ी होती है उसको हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अब वो देखते हैं वो साइड है कितनी। $70,000 प्लस 18,000 प्लस दैट इज 25, 70,000 18,000 प्लस 25,500, दिस इज इक्वल टू 1,13,500, मतलब 1,13,500 ये वाली साइड है और ये वाली साइड 2,80,000 है। तो जो डिफरेंस बनता है दैट इज इक्वल टू माइनस 2,80,000, दिस इज इक्वल टू 166,500। दिस इज कॉल्ड बैलेंस COD, मतलब बैलेंस कैरी डाउन, और अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर में बैलेंस BOD ब्रॉट डाउन, दैट इज इक्वल टू 166,500। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है। अब हमने ये कब की है बात, हम इसको लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2004। मशीन सेल कब हुई, 30 जून 2004। लॉस कब हुआ, 30 जून 2004। इसके अलावा ये जो वैल्यू है ये कौन सी मशीन 2 की वैल्यू है, कौन सी मशीन की, मशीन 2। अब मशीन 2 की कॉस्ट क्या थी हमारे पास, 1,80,000। 1,80,000 से अगर हम ये लेस करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो दिस इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीन M2 एट द एंड ऑफ, इस मशीन के लिहाज से फर्स्ट ईयर, मतलब इस मशीन का फर्स्ट ईयर है तो इस मशीन की एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इसकी ये वैल्यू बनती है, और एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर इसकी वैल्यू ये बनती है। इसको हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2004 और यहाँ पे 30, यहाँ पे यकम जनवरी 2005। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जिसमें हमने बात की, जिसमें हमने 3-4 इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो हमने बात की कि हमने 2 मशीन्स को लेकर चले, एक मशीन M1 और एक मशीन M2। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने गेन या लॉस फाइंड किया कि लॉस आया, अगर ये गेन आता तो गेन हमेशा इस तरफ रिकॉर्ड होता। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि अगर फॉर एग्जाम्पल गेन या लॉस हो तो एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, अगर मशीन परचेज करें तो एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन करें तो एंट्री क्या होती है। इसके अलावा अगर मशीन सेल करें तो एंट्री क्या होती है, और अगर कोई न्यू मशीन परचेज करें तो एंट्री क्या होती है, और कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लें एक दफ़ा क्वेश्चन इसको। अगर फिर भी कोई इसमें इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं, ताकि इस चीज़ को हम फर्दर कमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बता सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।